गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आस्था अकेडमी। माय डियर सर, आप सभी का वेलकम करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल आस्था अकेडमी प्रयागराज में। तो डियर, आज आज हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस, टेंस किसे कहते हैं, ठीक है, और टेंस के प्रकार कितने होते हैं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पेन और कॉपी लेकर हो जाइए तैयार और एक एक नोट्स बनाइए आप, ठीक है, तभी पढ़ने में मजा आएगा। चलिए देखते हैं। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि टेंस कहते किसे हैं, अगर आखिर टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसे जान लेते हैं। इट शोज, इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। इट शोज द टाइम ऑफ वर्ब, इट शोज द टाइम ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड tense. It shows the time of verb that is called tense. जो क्रिया के समय को बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं। जो क्रिया के समय को, जो क्रिया के समय को बतलाता है उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं, उसे काल कहते हैं। तो डियर, इट शोज द टाइम ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड टेंस, ठीक है। जो क्रिया के समय को बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया। अर्थात टेंस जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक क्या है, एक आपका टाइम है और दूसरा क्या है, वर्क है, ठीक है। अर्थात समय और कार्य को मिलाकर किसका निर्माण होता है, टेंस का, काल का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस, आखिर टेंस कितने प्रकार का होता है, आखिर टेंस कितने प्रकार का होता है, चलिए इसे देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार, काल के प्रकार। तो डियर, टेंस तीन प्रकार का होता है, टेंस तीन प्रकार का होता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। काल तीन प्रकार का होता है, काल तीन प्रकार का होता है, काल तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट नंबर क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल। फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, जिसका हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल। दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, दूसरा पास्ट टेंस होता है, इसका हिंदी होता है भूतकाल। और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। इसका हिंदी होता है भविष्य काल, भविष्य काल। तो डियर, आपका टेंस तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी वर्तमान काल होता है। दूसरा आपका पास्ट टेंस होता है, इसका हिंदी होता है भूतकाल। और तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस और इसका हिंदी होता है भविष्य काल। तो चलिए देख लेते हैं। तीनों की अलग अलग, तीनों की चार चार पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको भी जान लेते हैं। चलिए इसको राइट कर लीजिए। अब पहले इसका तीनों के जो चार पार्ट होते हैं इसको लिख लीजिए, इसको जान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर डालिए, यहां पर आप प्रेजेंट टेंस,
ठीक, और तीनों के चार चार पार्ट होते हैं, तीनों के चार चार पार्ट। जैसे प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। इसमें आपका फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी अनिश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल होता है। दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका हिंदी क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद आपका थर्ड नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी आपका होता है पूर्ण वर्तमान काल। और फोर्थ नंबर आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये रहा आपका प्रेजेंट टेंस के प्रकार। ठीक है, तीनों के जो चार चार पार्ट होते हैं। जो आपका प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, इसका हिंदी आपका अनिश्चित वर्तमान काल होता है। दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। और फोर्थ नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये रहा आपका प्रेजेंट टेंस की। अब इसी तरह से आपका पास्ट टेंस के चार पार्ट होते हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं। पास्ट टेंस दूसरा नंबर लिखिए, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आप प्रेजेंट को यहाँ से मिटाइए, यहाँ लिख दीजिए पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी हो जाता है अनिश्चित भूतकाल। इसी तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका हिंदी हो जाता है अपूर्ण भूतकाल। इसी तरह से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी हो जाता है पूर्ण भूतकाल। इसी तरह से आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये रहा आपका पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए ये आपका पास्ट टेंस के चार पार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट होता है अनिश्चित भूतकाल। दूसरा आपका होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होता है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण भूतकाल। और फोर्थ नंबर आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। चलिए अब इसी तरह से थर्ड नंबर का फ्यूचर का, फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं। फ्यूचर टेंस, इसके भी चार पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका हिंदी अनिश्चित भविष्य काल। ठीक है, उसके बाद आपका होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसका हिंदी पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। इसी तरह से आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी अपूर्ण भविष्य काल। इसी तरह से आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। ठीक, इस तरह से टेंस के तीन प्रकार होते हैं। टेंस किसे कहते हैं इसको हमने बता दिया। ठीक है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं
तो आपको बताना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। जो आपका फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, और तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं जो कि हमने यहाँ पे डिटेल्स बता दिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें पढ़ना है आपको प्रेजेंट के बारे में कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर डालिए। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। फर्स्ट टेंस क्या पढ़ना आपको, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं किसे है, चलिए देख लेते हैं। चलिए लिखिए इसका पहचान। यह इसका पहचान लिखिए। यदि हिंदी वाक्य के अंत में यदि हिंदी वाक्य में क्रिया न आए और वाक्य के अंत में अकेला है, हो, हूँ, है, हो, हूँ आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। यदि हिंदी वाक्य में क्रिया ना आए अर्थात कोई कार्य न हो और वाक्य में क्या मिले आपको, है मिले, हो मिले या फिर हूँ मिले, तो वह आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। इसी को नोट में लिख लीजिए। इसी को हम टू बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब, टू बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को हम किस और नाम से जानते हैं, या तो हम इसे टू बी वर्ब बोल सकते हैं, या फिर लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, या फिर एक और बोल सकते हैं नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। इसी को हम नॉन एक्शन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, चाहे टू बी वर्ब बोलिए, चाहे लिंकिंग वर्ब बोलिए, और चाहे क्या बोलिए नॉन एक्शन वर्ब, यह सब तीनों जो है एक ही है, नाम अलग अलग है बस, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको सहायक क्रिया क्या यूज करना है, चलिए इसे हम डस्ट कर देते हैं। तो लिंकिंग वर्ब में डियर आपको सहायक क्रिया इजेएमआर यूज करने हैं, ठीक है। आपको क्या यूज करना है, इजेएमआर। यहाँ हेडिंग लिखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डियर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है इजेएमआर, ठीक है। चलिए जो एम का प्रयोग होता है यह आपको केवल आई के साथ यूज करना है। एम का प्रयोग किसके साथ करना है, केवल आई के साथ, ठीक है, वनली आई के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका जो इज होता है, इज का प्रयोग आप किन सब्जेक्ट के साथ यूज करने हैं, जैसे ही दिया हो, सी दिया हो, इट दिया हो, दिस दिया हो, दैट दिया हो, ठीक है। किसी का नाम दिया हो, नेम आ जाए आपका, ठीक है, या फिर सिंगुलर नाउन आए, या फिर क्या दिया हो, सिंगुलर नाउन आएगा, तब आपको सहायक क्रिया इज का यूज करना है, ठीक है।
तब आपको इज का प्रयोग करना है। उसके बाद आपका आर का प्रयोग करना है। इस आर का प्रयोग आप जब सब्जेक्ट आपका वी हो, यू दिया हो, दे दिया हो, वी दिया हो, दे दिया हो, यू दे दिया हो, यू दिया हो, ठीक है, दीज दिया हो, दोज दिया हो, या फिर क्या दिया हो, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन, तब आपको क्या प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है। चलिए अब देख लेते हैं कंसेप्ट या बीएस। सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट लिखना है। बीएस का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसका हिंदी सामान्य सूत्र। तो चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग जो है इस टेंस का अनुवाद हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है या हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। और अगर जो ना देखे हो उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आपको देखना है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको इज एम आर यूज करने हैं। उसके बाद आपको इसमें तो वर्ब रहेगा नहीं, मेन नाउन मुख्य संज्ञा जो होगा उसको यूज करने हैं। उसके बाद आपको अदर या ईटीसी इसेट्रा। चलिए एक अनुवाद एक वाक्य लेते हैं, जैसे वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। चलिए अब इस वाक्य का हमें अनुवाद करना है। सबसे पहले देखिए कि यह कौन सा टेंस है। सबसे पहले हमें टेंस को ही पहचानना है, उसके बाद ही इस वाक्य का अनुवाद करना है। तो भैया चलिए देखते हैं। हमने कहा कि अगर हिंदी वाक्य में कोई क्रिया न दिया हो तो देख लेते हैं क्या इस वाक्य में कोई वर्ब दिया है, कोई कार्य किया जा रहा है। तो भैया वह मेरा घनिष्ठ मित्र है, तो हमें इस वाक्य को पढ़ने से पता चला कि इस वाक्य में कोई वर्ब नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। और वाक्य के अंत में अकेला है मिल जाए, हु मिल जाए या फिर हु मिल जाए तो आपका वर्तमान काल हो जाता है, अर्थात प्रेजेंट टेंस हो जाता है, ठीक है। या फिर टू बी वर्ब हो जाता है, ठीक है, या फिर नॉन एक्शन वर्ब हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस वाक्य का अनुवाद करते हैं। सबसे पहले हमें बीएस के अनुसार बनाने हैं। तो भैया हमने क्या बताया था सब्जेक्ट के बारे में, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। जैसे घनिष्ठ मित्र, मेरा घनिष्ठ मित्र है कौन, वह, तो वह आपका सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले वह का मैंने लिखेंगे ही। अब ही लिखने के बाद हमें आपको क्या लगाना है, इज एम आर। तो चलिए देख लेते हैं कि इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो हमने क्या लिखा है, आई रहेगा तो एम, ही सी इट दिस दैट नेम सिंगुलर नाउन रहेगा तो आपको ई लगाना है। वी यू दे दीज दोज या फिर प्लूरल नाउन दिया हो तब आपको क्या लगाने हैं, आर लगाने हैं। तो यहाँ आपको क्या मिल गया, ही मिल गया। ही के अनुसार आपको क्या लगाना है का मीनिंग इज, ही इज। फिर आपको मेन नाउन मेरा घनिष्ठ मित्र, माई फास्ट फ्रेंड, माई फास्ट फ्रेंड, ही इज माई फास्ट फ्रेंड। ठीक, इस तरह से आपका अनुवाद हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं इस कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। मैं इस कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। तो डियर हमें इस वाक्य से पढ़ने से पता चला कि इस वाक्य में कोई वर्ब नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं दिया है और वाक्य के अंत में अकेला हो मिल गया। इसका मतलब यह आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, वर्तमान काल है। तो चलिए इस वाक्य का अगर हम अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हमें इस बीएस का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, मैं इस कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। तो प्रधानाचार्य कौन है, मैं, आप कहेंगे मैं, तो आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं का मैंने आई के अनुसार हमने क्या बताया, आई रहेगा तो आपको क्या लगाना है, आई के अनुसार एम। तो हूं का मीनिंग एम, आई एम। प्रधानाचार्य का मीनिंग द प्रिंसिपल। का के की का नहीं ऑफ, इस कॉलेज का, दिस कॉलेज।
आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। हाँ, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि जो यहाँ का के की मीनिंग होता है हमें क्या प्रयोग करना है। तो चलिए इसे राइट कर लीजिए सभी लोग, और उसके बाद हम चलिए जानते हैं कि का के की का मीनिंग आपको क्या यूज करने हैं। ठीक है, चलिए पहले इसी को जानते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। तो लिखिए यहाँ पर का के की, का के की। ठीक है, इसका मीनिंग एक तो क्या होता है, एक आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और एक क्या होता है, ऑफ होता है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं एपोस्ट्रोफी एस कब यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इसको जान लेते हैं। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर नाउन, नाउन। ठीक, और नाउन में कौन सी नाउन, सजीव, नाउन प्लस सजीव संज्ञा। उसके बाद आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, का के की का मीनिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर नाउन लिखना है, और नाउन में दोनों नाउन, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। नाउन में कौन सी संज्ञा हो, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी। और पहली वाली जो संज्ञा होगी वह आपका हमेशा सजीव होगा। जैसे कहा जाए मोहन का घर, मोहन का घर। अब यहाँ आपको क्या मिल गया डियर, का के की। इसका मतलब हमें इस का के की का मीनिंग क्या लगाना है, या तो ऑफ लगाना है या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, दोनों में से कोई ना कोई एक। तो चलिए अगर इसका हम करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, सजीव वाली संज्ञा देख लेते हैं। तो मोहन का घर, अब बताइए इसमें सजीव क्या है, मोहन है या फिर घर है। आप कहेंगे मोहन है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, मोहन लिख लेते हैं। मोहन करने के बाद हमें इस का के की का मीनिंग क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी यस। तो हो जाएगा मोहन, फिर घर का मीनिंग क्या होगा, हाउस, हो जाएगा मोहन हाउस। अगर हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं, एक तरह से आप इसको ऐसे बना सकते हैं, और दूसरा क्या है, हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करके बल्कि क्या लगाना चाहते हैं, ऑफ लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बाद वाली संज्ञा को लेना है, लेकिन इसके पहले आपको हमेशा द का यूज करना है। तो घर का मीनिंग क्या करेंगे, सबसे पहले द हाउस, सबसे पहले क्या करना है, जो बाद वाली संज्ञा उसे लिखना है, लेकिन उसके पहले हमें डिटर्मिनर लगाना है, द का प्रयोग, आर्टिकल द का यूज करना है। तो सबसे पहले घर का द हाउस। अब जो यहाँ का के की है इसका मीनिंग क्या लगाएंगे, ऑफ, द हाउस ऑफ, फिर क्या करना है, मोहन, द हाउस ऑफ मोहन। तो इस तरह से आपका का के की का मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे कहा जाए राधा की किताब, राधा की किताब। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ का की मिल गया, और किताब किसकी है, राधा की। दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा, दोनों के बीच संबंध दर्शा रहा है। तो चलिए अगर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो सबसे पहले जो पहली संज्ञा सजीव है उसे लिखेंगे। तो भैया आप कहेंगे राधा सजीव है, तो सबसे पहले राधा को लिखेंगे। फिर का के की का हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो जाएगा राधास, किताब का क्या होता है, बुक, राधास बुक। ठीक है, अगर हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करके हमारा मन है ऑफ का यूज करने का, तो सबसे पहले बाद वाली संज्ञा को लेते हैं, चाहे सजीव हो और चाहे निर्जीव हो। तो बाद वाली संज्ञा क्या है, किताब है। अब इसी के पहले हमें क्या लगा देना है, द का प्रयोग। तो द, फिर किताब का बुक्स हो जाएगा, द बुक्स। फिर का के की का मीन एपोस्ट्रोफी एस, द बुक्स, फिर राधा, द बुक्स ऑफ राधा, द बुक ऑफ राधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाएगा राधास बुक या फिर द बुक ऑफ राधा। ठीक है, चलिए अब दूसरे तरह से क्या आएगा, एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट दूसरा क्या है, नाउन। और नाउन में क्या रहेगा, निर्जीव हो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव, मतलब लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। ठीक है, उसके बाद
लिविंग के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, लेकिन अगर पहली संज्ञा निर्जीव दिया होगा तब आपको हमेशा क्या लगाना है, हमेशा ऑफ लगाना है। ठीक, उसके बाद फिर आपको नाउन लिखना है, और नाउन में कौन सी नाउन, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग। ठीक है, अगर पहली संज्ञा सजीव होगा तब तो आप एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और आपका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर पहली संज्ञा हमेशा आपको निर्जीव मिले और दूसरी वाली संज्ञा चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तब आपको केवल ऑफ लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना। जैसे देख लेते हैं, इस घर के दरवाजे, इस घर के दरवाजे। अब यहाँ आपको मिल गया काके की, जैसे ही काके की मिले तो देख लो क्या इस घर से दोनों और दरवाजे, घर और दरवाजे के बीच क्या संबंध है, तो आप बिल्कुल कहेंगे इन दोनों के बीच क्या है, संबंध है, और ये काके की जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब देख लीजिए कि यहाँ ऑफ लगाए या फिर एपोस्ट्रोफी एस। हमने क्या बताया कि अगर पहली संज्ञा सजीव हो तब तो आप एपोस्ट्रोफी एस और आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि पहली संज्ञा क्या हो, निर्जीव दिया, नॉन लिविंग दिया हो, तब आपको केवल ऑफ लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जैसे इस घर के दरवाजे, अब आप यहाँ देखिए तो क्या मिला, इस घर, पहली संज्ञा क्या है, घर है, और दूसरी संज्ञा क्या है, दरवाजे। तो डियर यहाँ पर घर क्या है, निर्जीव है। इसका मतलब जब पहली संज्ञा निर्जीव है तो आपको केवल क्या लगाना है, ऑफ, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कभी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, और आप जानते हैं कि जब ऑफ लगाएंगे तो पहले दूसरी वाली संज्ञा को लेंगे, जैसे दरवाजे, तो इसके पहले क्या लगाइए, द, और दरवाजे क्या होता है, डोर्स, द डोर्स, काके की का यानी ऑफ, इस घर का क्या हो जाएगा, दिस हाउस, द डोर्स ऑफ दिस हाउस। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलते हैं इसके आगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को बजाना न भूलना। थैंक यू।